जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर ये वाला जो नोटिफिकेशन में केवल इसकी बात नहीं करेंगे कि इसमें क्या डेट है, प्रारंभिक तिथि क्या है और अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस के लिए, पुलिस कांस्टेबल के लिए और यहाँ पे पुलिस रेडियो के लिए यहाँ पे ये सब नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें कुछ उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं जान पाता है और फॉर्म भरते वक्त उसको मिस्टेक कर देता है या फॉर्म में मिस्टेक कर देता है, जिससे या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो उनको बाद में जाके दिक्कत आ जाती है और अपनी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए वहाँ से भी उनको बाहर होना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन बातों को खास ध्यान रखना है जो मैं कुछ यहाँ पे बातें बताऊँगा। तो यहाँ पर डिटेल में हम जानेंगे इस यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया है इसके बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें ध्यान रखना है वो क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो किसके द्वारा किया गया है और यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर यदि विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। यहाँ पर ये तो पुलिस मुख्यालय और गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश, पूरा यहाँ पे देख लें। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। तो यहाँ पे पूरे सारे सब कुछ नियम वगैरह सारा सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। तो ये 26/6/2023 से, ठीक है, यहाँ पर ये देख ले 26/6/2023 ये प्रारंभ होने की तिथि है, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पर देख लें आगे तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है इसको देख लें। तो ये 10 जुलाई 2023 है, राइट। ये हुई तारीख की बात। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि आपने फॉर्म भरा और उस फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी तो उस टाइम उसमें संशोधन करने की जो तारीख है वो क्या है ये देख लें। थोड़ा सा इस लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है 26/6/2023 और अंतिम तिथि यहाँ पर है इसकी संशोधन की 15/7/2023, मतलब 15 जुलाई तक आप संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक ना करें फॉर्म भरने में, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने इसका नोटिफिकेशन पहले ही देख लिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े और इसमें आगे क्या दिया हुआ थोड़ा सा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर ये देखें सीधी भर्ती पदों हेतु, और यहाँ पे आगे दिया हुआ है, आपको डिटेल पूरा बताऊँगा, देखते रहें बस। सीधी भर्ती पदों हेतु ये यहाँ पे पॉइंट को देखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे जो फीस वगैरह दी है वो क्या दी है यहाँ पे ये देखें। तो सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर दिया है 500 रुपये प्रति प्रश्न, ठीक है, प्रति प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र अलग अलग होगा, कैसे अलग अलग हो सकता है ये हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे SC ST और OBC वगैरह इनके लिए यहाँ पे है 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपये प्रति प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। ये प्रति प्रश्न कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 टाइप के पद निकाले हैं, कांस्टेबल GD और उसके बाद में कांस्टेबल रेडियो, ठीक है। तो रेडियो के लिए आपको अलग से प्रश्न पत्र मिलेगा और उसको अलग से आपको प्रश्न पत्र हल करना पड़ेगा और इसमें जो कांस्टेबल GD है इसका प्रश्न पत्र अलग होगा, ठीक है। आगे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, देखेंगे हम। चलिए आगे देखें तो यहाँ पर आगे ये है कि ये जो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कब एग्जाम होनी है और कब एडमिट कार्ड आएगा ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो देख लें इसको भी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है परीक्षा का नाम, परीक्षा का नाम क्या है तो आरक्षक भर्ती 2023, ये यहाँ पर देख लें, ठीक है। उसके बाद परीक्षा दिनांक एवं दिन, तो परीक्षा दिनांक एवं दिन क्या है तो 12/8/2023 से ये प्रारंभ होगी एग्जाम, ठीक है, यहाँ पर इस बॉक्स में देखें। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें परीक्षा की पाली, तो परीक्षा 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ठीक है, 2 चरणों में होगी। अब अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय, तो रिपोर्टिंग समय क्या है तो रिपोर्टिंग समय यहाँ पर रहेगा सुबह वाली पाली के लिए 7:30 से 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और बाकी दोपहर के लिए यहाँ पे 12:30 से 1:30 बजे तक ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, राइट। अब यहाँ पे बात करें कि एग्ज़ाम कितनी बजे स्टार्ट होगी, तो 9:30 से यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम निर्देश पढ़ने के लिए समय है, मतलब आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न पत्र के लिए आप बैठेंगे चालू करने के लिए, तो उससे पहले आपको निर्देश पढ़ने के लिए बोलेंगे, वहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा कि आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सारे बताए रहेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए आपको 9:20 से 9:30 मतलब 10 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, 10 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है दोनों टाइम में, ठीक है, इधर भी 10 मिनट है इधर भी 10 मिनट है, राइट। अब उत्तर अंकित करने का समय, अब सही तरीके से एग्ज़ाम देने का समय क्या है तो 9:30 बजे से 11:30 तक है, मतलब 9:30 से 11:30 2 घंटे का यहाँ पे टाइम आपको दिया जाएगा, राइट। इसमें आपको अपना प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट करना है। और फिर बाद वालों के लिए है यहाँ पे जो सेकेंड पाली रहेगी उनके लिए है ये 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, यहाँ पर भी कितने हैं 2 घंटे हैं, क्लियर है इतना। अब इसके बाद आगे बढ़े और आगे यहाँ पर देखें अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, सबसे पहला पॉइंट ये है।
ये मान लो आपका नहीं है तो अभी करवा लें, वक्त है, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि ये वही सब कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा होगा तो जिसमें जो लगा होगा वही इसमें लगेगा, ठीक है, नया कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। इसलिए यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। और बाकी आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो को रोक कर इसको सारी लाइनें पढ़ लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए, राइट। आप देखें ये वाले इंडेक्स में देख लें तो इस इंडेक्स में क्या दिया हुआ है, इस इंडेक्स में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कौन से पृष्ठ पर क्या चीज़ दी हुई है, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर देख लें नॉर्मली कि आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे नंबर पे। अब तीसरा नंबर कौन सा, ये वाला है तीसरा नंबर, पाठ्यक्रम जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेबस का ही है ये। और ये पेज नंबर क्या है, पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, तो पृष्ठ क्रमांक कौन सा, 47 पे ये दिया हुआ है, ताकि आप डायरेक्ट 47 पे जाके ये पे जो भी सिलेबस है अपना वो देख सकते हैं। हालांकि सिलेबस के लिए पूरा डिटेल में वीडियो आपको मैं इसके बाद में बना दूंगा, पूरा बता दूंगा, लेकिन अभी नॉर्मल ये बता रहा हूँ कि इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो और आगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जब करना है तो उस टाइम आपको क्या क्या लगेगा, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब दिया हुआ है किसमें, प्रारूप 1 में। और ये है 48 पे, पेज नंबर कौन सा, 48 पे, ठीक। ये सब कुछ है लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम देखें तो आगे बढ़ें आगे, और इसमें अब यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आरक्षक सामान्य वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, क पे है आरक्षक सामान्य ड्यूटी या फिर जीडी गैर तकनीकी। इसके लिए यहाँ पर ये बात की है कि ये वाला जो बॉक्स दिया है इसमें कौन किसके लिए कितने पद है ये सब कुछ दिया हुआ है, क्लियर है। तो आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले। तो दूसरा पॉइंट है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इसके अलावा जो पद है वो। तो देखो इसमें आगे यहाँ पर जितने भी पद जो दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना पद दिया हुआ है। यहाँ पर देखें सबसे पहले कांस्टेबल जीडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेबल जीडी के लिए हम यहाँ पे सारे पद ये देखेंगे अभी, ठीक है। तो ओपन यहाँ पे पद की बात करें तो ओपन में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1040 है, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी के लिए भी 1040 है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। एससी के लिए 616 है, 616 है, और एसटी के लिए 771 है, राइट। और ईडब्ल्यूएस के लिए 384 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और टोटल मिला के यहाँ पे 3851 पद हैं, ठीक है, ओपन। और उसके बाद में फिर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 10% क्या है, डिस्काउंट छूट, ये छूट दिया है 10% है। तो 10% यहाँ पर किसके लिए है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 192 है, और बाकी ओबीसी के लिए 191 है, और एससी के लिए 113, और एसटी के लिए 142 है। इस तरीके से ये सारा डाटा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पर कितना है, 33%, ठीक है, 33% यहाँ पे फीमेल के लिए ये दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं सारे के सारे, ठीक। सब कुछ हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये केवल पुरुषों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल पुरुषों के लिए क्या क्या यहाँ पे पद है, कितने पद हैं, ठीक। तो ये भी आप देख सकते हैं आराम से, ये वाले पद, ठीक। ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए कितने दिए हुए हैं ये सब कुछ देखना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर पद वगैरह ही दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कि यहाँ पर ओपन के लिए कितना है, ओपन मतलब अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे कितना है, ये 504 है, और ओबीसी के लिए भी 504 है। मतलब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी लगभग दोनों के लिए बराबर बराबर है, ठीक है, सेम बराबर है, 504। अब एससी के लिए यहाँ पे 298 कर दिया है, एसटी के लिए 374 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 186। ऐसे में टोटल मिला के कितना है, 1864 है इसमें, ठीक है। और बाकी एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनके लिए 444 पद टोटल है, और एचजी के लिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर इसको 667 है। और उसके बाद फीमेल 33%, तो यहाँ पे 1467 है, फीमेल के लिए काफ़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 444 दिया, मतलब 4444 दिया हुआ है टोटल पद, क्लियर दिखता। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर देखना है, देखते हैं यहाँ। और यहाँ पे जो मेन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। परिभाषाएं वगैरह सब कुछ यहाँ पे दी है, लेकिन परिभाषाएं हमें यहाँ पे इतना देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लें कि इसमें कुछ जानने योग्य क्या है, वो ये है कि आरक्षण से अभिप्रेत सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण यहाँ पे दिया गया है सब कुछ, ठीक है। और अनुसूचित जाति के बारे में यहाँ पे बताया गया कौन से लोग अनुसूचित जाति में आएंगे या फिर कौन कौन हो सकता है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 441 के तहत यहाँ पे अनुसूचित जाति को पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, या फिर उसको उसकी डेफिनेशन पूरी दी है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है, तो संविधान के अनुच्छेद 341 में, ठीक है। उसके अनुसार जो भी यहाँ पे कहानी होगी वो सब कुछ मान्य होगी, ठीक। बात करें तीसरे नंबर पे अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये क्या है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 242 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। संविधान के 242 ये आर्टिकल है 242, इसके अंतर्गत जो भी परिभाषा दी है उसमें आने वाले जो भी समुदाय है, जो भी समूह है, जो लोग हैं, वो
एसटी कैटेगरी के अंदर लिए जाएंगे, राइट। इसी टाइप से यहाँ पे पिछड़ा वर्ग है, और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सा ये आर्टिकल वगैरह दिए हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हटाएं, ये उतना खास नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको पता नहीं होगी, राइट। तो देखते हैं आगे, आप पूरा पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और पद के वेतन की सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट के लिए जो जानना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पर पद वेतन या वेतनमान कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये चौथे नंबर पे। तो पद का नाम है आरक्षक, ठीक है, कांस्टेबल, और ये सभी संवर्ग के लिए, ठीक है, सभी संवर्ग। वेतन कितना है तो 19,500 से 65,000 तक है, ठीक है, 19,500 से 65,000 तक है, मतलब अच्छा खासा वेतन यहाँ पर दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिया है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3/13/2019 3/1 दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड दे होगा, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि कब कब कितना आपको मिलेगा, क्लियर है। फिर आगे यहाँ पर भी उतना खास नहीं है। अब पदों पर भर्ती, ठीक है, पदों पर भर्ती, तो यहाँ पे क्या बोला है, इसमें थोड़ा सा देख लें कि पद बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, क्या हो सकता है। तो पदों पर भर्ती, विज्ञप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि हो सकती है, तो बढ़ सकते हैं, कम तो खैर नहीं होंगे लेकिन बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सभी जो पद हैं वो कैसे तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं, क्लियर रहता। अब फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख लें तो चयनित अभ्यर्थी, इस बॉक्स में देखना है, ठीक है, ये वाले बॉक्स में। तो इसमें यहाँ पर देखें चयनित अभ्यर्थी को उनकी प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, और विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। जिला पुलिस बल में गृह जिला आवंटित, ठीक। फिर यहाँ पर आगे देखें, गृह जिला नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें इसका, गृह जिला नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आप जिस जिले से हैं आपको उस जिले में जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, बाद में ट्रांसफ़र होकर आ जाए तो बात अलग है, बाकी उस टाइम तुरंत नहीं देंगे, क्लियर है ये। और उसके बाद फिर आगे यहाँ पर देखें तो कुछ खास है, तो ये है जिले, ठीक है। तो आपको कौन कौन से जिलों में भरना है, कैसे क्या भरना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो जिले कौन कौन से जिलों में, हालांकि यहाँ पे कितने टोटल सभी जिलों में 44 जिले यहाँ पे दिए हैं, है ना, 44 जिले, और भी यहाँ पे कुछ है तो 55 टोटल, कितने हैं 55। तो 55 जिलों में यहाँ पे टोटल ये दिया हुआ है, मतलब हर जिले में वैकेंसी आपको दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले जिला यहाँ पे क्रमांक दिया हुआ है और जिला दिया हुआ है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे इधर जिले वगैरह, तो यहाँ पे इधर देखोगे आप अनूपपुर आएगा, अलीराजपुर है, अशोकनगर, फिर मालवा है, इंदौर, उज्जैन वगैरह, ये सारा सब कुछ का ये जिले दिए हुए हैं, राइट। लेकिन इसमें हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर देखेंगे क्रमांक और जिले ये दिए हुए हैं, क्रमांक जिले तो 52, और यहाँ पे 53 है, इसे 653 लिख दिया है इसमें, ठीक है, 653 नहीं 53 केवल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लें। ये सीहोर जो दिया हुआ है इसमें 653 दिया हुआ है, ठीक, ये लिख दिया है, लेकिन केवल यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है 53 है, ठीक। ये जिलों के नाम दिए हुए हैं, और इसमें किस जिले में कितने पद है ये यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया पूरा, क्लियर। अब यहाँ पर देख लें तो एज की बात है ना, तो एज को यहाँ पे देख लें, देखो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो एमपी के स्थायी निवासी नहीं हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, उनके लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लें इसको। तो यहाँ पर इस बॉक्स में ये दिया हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं सिर्फ अनारक्षित ओपन अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी आरक्षण का लाभ उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर जो उम्र होती है, उम्र में छूट दी जाती है, वो भी यहाँ पर उनको नहीं मिलेगा उसका लाभ। और इसके लिए यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि आयु सीमा कितनी होगी इनकी, तो आयु सीमा इनकी होगी न्यूनतम है 18 वर्ष, क्या है न्यूनतम 18 वर्ष, और अधिकतम कितनी है तो मैक्सिमम यहाँ पे 36 वर्ष होनी चाहिए, ये यहाँ पर दे दिया है, क्लियर है। ये किसके लिए, जो एमपी के स्थायी निवासी नहीं हैं, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ जाएँ, और आगे यहाँ पर देख लें, चलिए अब यहाँ पर आगे देखें, और यहाँ पर ये देखना है आपको कि जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वो क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर ये दी हुई, क्लियर। तो अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम देखें क्रमांक दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद पदनाम दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर ये आरक्षण किसके लिए कितना है वो दिया हुआ है, और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ ये इधर दी हुई है, क्लियर है। तो ये है, तो अब यहाँ पर ये देख लो इसको। तो सबसे पहले नंबर पर देखें तो
आरक्षक जीडी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, आरक्षक जीडी के लिए और आरक्षक रेडियो, दो प्रकार के यहाँ पे पोस्ट हैं, ठीक है। अब आरक्षक जीडी की हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें किसके लिए कितना क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो यहाँ पर देख लें, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो वो कम से कम यहाँ पे क्या 10th पास जरूरी हो। यहाँ पे दिया हुआ आगे 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है, ये है यहाँ पर ये दिया हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देख लें, तो आगे देखना यहाँ पे ध्यान से, आगे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हताएं। अब अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 8वीं कक्षा अर्थात समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब यहाँ पे एसटी के लिए थोड़ा सा बहुत कम, मतलब यहाँ पे नॉर्मल कोई भी 8वीं पास होगा या उससे अधिक वाला तो फॉर्म डाल सकता है, ये यहाँ पर दिया हुआ लिखा हुआ है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद रेडियो के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए थोड़ा सा देखें, ये वाला है रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, तो इसमें कितना क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो यहाँ पर देखें तो ऊपर इसको थोड़ा सा कर लें और अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर यह मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली, मतलब 12वीं उत्तीर्ण, यहाँ पर क्या करना है, आपको 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान या फिर कॉलेज, विश्वविद्यालय या ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नहीं तो टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास किया हो या कर लिया हो, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक, मतलब यहाँ पे बोले तो टेक्निकल, ठीक, टेक्निकल व्यक्ति यहाँ पे जा सकता है। और यहाँ पे केवल एसटी के लिए यहाँ पे बात करें तो एसटी यहाँ पे उनके लिए क्या है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ये यहाँ पे सब कुछ सबके लिए यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है, इसमें कोई अलग से नहीं है, SC ST के लिए अलग कुछ भी नहीं है इसमें, बस जीडी में ये आरक्षक जीडी में केवल ये है कि 8वीं पास ये दिया हुआ है ST के लिए, ठीक है, बाकी तो सबके लिए दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक, ये नोटिफिकेशन को ध्यान से बस पढ़ लेना आपको, ठीक है। अब इसके बाद शैक्षणिक अर्हताओं में छूट की बात करें तो छूट यहाँ पे नहीं दी जाएगी, ये लिखा हुआ है, ठीक, नहीं दी जाएगी, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता में छूट नहीं दी जाएगी। फिर यहाँ पर देखें तो आयु सीमा की बात कर लें तो आयु सीमा अधिकतम कितनी होगी और न्यूनतम कितनी होगी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो उनके लिए यहाँ पर ये बात की है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको, ठीक है, चलिए, तो इसको पढ़ लेना ध्यान से एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आवेदक है, श्रेणी है और इधर अधिकतम आयु सीमा है, ठीक, तो पुरुष के लिए यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रदेश के अनारक्षित कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहेगा उसके लिए 36, ठीक है, और पुरुष यहाँ पे मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर, तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर कैटेगरी में आएगा वो उसका भी यहाँ पर आयु सीमा कितनी होनी जरूरी है, वो 36, ठीक है, तो ये अधिकतम आयु सीमा है, ठीक है, अधिकतम, न्यूनतम तो वो 18 है, ठीक है, सबको पता है। उसके बाद पुरुष महिला है, तीसरे नंबर पर देखें पुरुष महिला, अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, इनके लिए भी 36 कंपलसरी है, ठीक, और बाकी महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी इनके लिए 41 वर्ष है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इनको थोड़ा सा छूट मिल गई है, ठीक। उसके बाद फिर आगे देखें, इसमें कारण भी दिया है कि इसकी ये एज इतनी देने का कारण क्या है, या कोविड है, ठीक, कोविड के कारण ये सब कुछ दिक्कत आई, जिनकी ओवर एज हो गई या फिर इस तरीके से हो गए तो उनके लिए यहाँ पे ये एज बढ़ा के दी है, ठीक है। उसके बाद आरक्षित श्रेणी की यहाँ पे बात कर लें हम तो यहाँ पे SC ST और पिछड़ा वर्ग वगैरह OBC वगैरह उन सब के लिए यहाँ पे दिया है 41 वर्ष, क्लियर। फिर पुरुष की यहाँ पे फिर बात करें कि सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, अब कर्मचारियों के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, थोड़ा सा देखना ध्यान से इसको, ठीक है, कर्मचारियों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कितना है 41 वर्ष, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें पुरुष के लिए 7वें नंबर पर, ठीक है, 7वें नंबर पर, तो यहाँ पे अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह, तो इसके लिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए 41 दिया हुआ है, क्या है 41, तो ये सब कुछ ये क्लियर है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आगे दिया है महिला है, पुरुष वगैरह, ये सब कुछ आप एक बार इसको आराम से पढ़ लें, ठीक है। और बाकी जिन्होंने विक्रम पुरस्कार जीता है उनके लिए कितना है, तो विक्रम पुरस्कार जीतने वाले के लिए कितना है 41 वर्ष, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लें, जिन्होंने विक्रम पुरस्कार जीता हो, महिला पुरुष सबके लिए अलग अलग है, यदि पुरुष है तो 41 वर्ष है और महिला है तो 46 वर्ष है, ठीक है, और आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 46 वर्ष है, ठीक, तो ये है यहाँ पर उम्र, क्लियर है इतना। अब इसके बाद फिर देख लें जरा क्या होगा, प्रश्न पत्र कैसा होगा, प्रथम चरण परीक्षा योजना, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देख लें, तो यहाँ पर ये है कि जो परीक्षा आपकी होगी उसका प्रथम चरण कैसा होगा, तो प्रथम चरण निम्नलिखित लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी मतलब MCQ बेस्ड होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक टिक करना है, ठीक है। टाइम कितना होगा, टाइम यहाँ पे आपको 2 घंटे का होगा, इसमें देख लें इस बॉक्स में, ठीक है, 2 घंटे का ये टाइम होगा, क्लियर है।
अब इसके बाद ये करने के बाद अंक योजना, तो यहाँ पे अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं, 100 है। और सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और यहाँ पर गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, और माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए यहाँ पे देखें तो सामान्य ज्ञान और तार्किक विज्ञान के लिए, तार्किक ज्ञान के लिए 40 अंक का रहेगा, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। उसके बाद बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, मतलब बोले तो अपन रीजनिंग बोल दो यहाँ पे, तो उनके लिए यहाँ पे कितना 30 मार्क्स का होगा। ठीक। और गणित के लिए यहाँ पे गणित और विज्ञान यहाँ पे 30 मार्क्स का रहेगा। क्लियर इतना, तो ये सब कुछ यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। क्लियर। अब फिर आगे बढ़ें, और आगे यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर ये देखना है। यहाँ पे ये लिखा है कि वर्टिकल, चलिए देखें मापदंड देख लें। ठीक है, तो मापदंड यहाँ पर कितना है, शारीरिक मापदंड, तो इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें, और फॉर्म भरने से पहले ही आप सही तरीके से इसको पढ़ लें। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ इसमें, तो सुन लें ध्यान से। शारीरिक मापदंड यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्लियर है, तो इसमें क्या देखना है, केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए विशेष सशस्त्र बल नियम 1973 के नियम 21 एवं 22 के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। तो पदों के लिए यहाँ पर है, और वर्ग कौन सा है, और ऊंचाई और सीना। ठीक, ये सब कुछ है। अनारक्षित वर्ग के या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष के लिए 168, हाइट कितनी 168 सेंटीमीटर, और बाकी सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी गोरखा है, गढ़वाली है, कुमाऊं के मामले में है, तो उनके लिए पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर है ऊंचाई, और सीना वही है 79, और फुलाने पर भी उतना है। ठीक है, अब बात करें मराठा और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, यहाँ पे ये कितना दिया हुआ था, 165 सेंटीमीटर हाइट दी है। ठीक है, हाइट में थोड़ा छूट दी है यहाँ पर, और बाकी सीने में तो कोई छूट नहीं, और फुलाने पर भी वही है। राइट, ये यहाँ पे ध्यान रखें, विशेषकर इस बातों का ध्यान रखें। ठीक है, और यदि इसमें थोड़ा बहुत आपका कम भी है, कुछ दिक्कत है, तो अभी से आप प्रैक्टिस करें, तो जब एग्ज़ाम होगी, आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा, तब तक आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर अगला यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर संवर्गों के लिए, संवर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। इसको एक बार आप खुद पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि सब एक एक चीज़ पूरा बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर लास्ट में और सबसे खास जो जानकारी है वो देख लें। वो यहाँ पर दिया हुआ है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण PPT अधिकतम कितने 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, अब पुरुषों के लिए गोला फेंक के लिए के गोले का वजन कितना होगा, जब पुरुषों को गोला फेंकना पड़ेगा तो उसका गोले का वजन कितना होगा, 7 किलो और 7.26 किलोग्राम। ठीक है, ये होगा। उसके बाद महिलाओं को कितना गोला फेंकना पड़ेगा, जिसका वजन कितना होगा गोले का, तो ये 4 किलोग्राम का होगा। महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद बहुत है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट 3 किलो ही कम है। फिर यहाँ पर दौड़ की बात करें तो 800 मीटर दौड़ना है। ठीक है, 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे। क्लियर है, दौड़ने के लिए केवल एक ही अवसर मिलेगा, और लंबी कूद और गोला फेंक के लिए आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दौड़ने की प्रैक्टिस ढंग से करना अच्छे तरीके से। राइट, तो ये है इतना। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो जानकारी है, लेकिन उतना ज़्यादा खास नहीं है। ठीक, बाकी जो मेन जानकारी थी पूरी आपको बता दी मैंने। और बाकी रेडियो के लिए यहाँ पे देख लें, जो रेडियो के लिए भी फॉर्म भरेंगे, आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, इनमें यहाँ पे शारीरिक क्या शिथिल मापदंडों के साथ होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक और सभी 3 विधाओं में। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुरुषों के लिए गोला फेंक कितना है, तो वही है जो सामान्य उसमें है, GD में है, और महिलाओं के लिए भी 4 किलोग्राम वही है। ठीक है, और 800 मीटर दौड़ है, सही वही कंडीशन है, इसके लिए भी कोई अलग से कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों बस ये वीडियो यहाँ तक ही एंड करते हैं, क्योंकि जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर पूरी क्लियर कर दी। और अब इसके बाद यदि कोई डाउट है तो आप नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ पूरा देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्लियर है, और इस वीडियो को यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें।